मेरा भांजा मशीन चलाने का बहुत शौकीन था। रोज़ मुझे कहता, खाला आपकी मशीन बहुत ज़्यादा भारी है, काश एक दफ़ा आपकी मशीन चलाने का मौका मिल जाए। लेकिन मैं उसे बच्चा समझकर बात को टाल देती। जाने कब उसने मेरी नई नवेली मशीन देख ली थी जो वो उसके पीछे ही पड़ गया था। एक दिन मैं अकेली थी तो सोचा भांजे को मशीन चेक करवा ही लेती हूँ। शाम के वक़्त जब भांजा घर आया तो मैंने उसे मशीन चलाने की पेशकश की। कहने लगा, खाला अंदर आ जाएं, इधर ही मशीन ठीक करूँगा। उस दिन जब भांजे के साथ अंदर गई तो मेरी जान निकल गई, क्योंकि उसने मशीन में मेरा नाम शगुफ्ता था। मैं एक गरीब लड़की थी, मेरे घर के हालात अच्छे नहीं थे। मजबूर होकर मैंने औरतों के कपड़े सिलाई करने का फ़ैसला कर लिया। अपने जहेज़ की पुरानी सिलाई की मशीन निकालकर साफ़ की और मोहल्ले में पैगाम भिजवाया, जिसने भी कपड़े सिलाई कराने हों वो राब्ता करे। थोड़े दिनों में ही मेरे पास अच्छा खासा रश लग गया और मैं अपने मोहल्ले की औरतों के कपड़े सीने लगी। क्योंकि मैं अनपढ़ थी इसीलिए मैंने ये काम शुरू कर दिया। कपड़े सीने की वजह से घर औरतों से भरा रहता था। एक औरत घर में कपड़े देने आती तो दूसरी कपड़े लेने आती। मेरे बच्चे नहीं थे, बस कपड़ों की सिलाई के काम से घर में रौनक भी लगी रहती थी और साथ साथ मुझे पैसे भी मिल जाते थे। यूं करते करते मेरा सिलाई का काम चल पड़ा। आहिस्ता आहिस्ता दूर दूर से औरतें मेरे पास कपड़े सिलाई करवाने आने लगी। ऐसे में मेरे लिए इतने सारे कपड़े सिलाई करना मुश्किल हो गया था। मेरा काम तो दिन ब दिन बढ़ने लगा था, मगर मेरे कंधे मशीन पर बैठ बैठ कर थक जाते थे। इसलिए मैंने मोहल्ले की लड़कियां अपनी मदद के लिए रख लीं। इस काम के बदले मैं उन लड़कियों को साथ साथ काम भी सिखाती और थोड़े बहुते पैसे भी दे देती थी। इसलिए वो सारी अपनी अपनी मशीन लेकर मेरे घर आकर काम करने लगी। कुछ तो बिल्कुल कम उम्र थी तो मैं इन्हें मशीन चलाने का तरीका समझाती। कुछ दिनों तक इनको मशीन चलाना सिखाती रही और जब इनका हाथ रवां हो गया तो मैं इन्हें कपड़े सिलाई करने के लिए भी देने लगी। मगर वो सब इस काम में नहीं थी, इसलिए कपड़े मशीन में फंसा बैठती थी। किसी के हाथ में सुई चुभ जाती थी तो कोई मशीन का टांका ही ख़राब कर देती। यूँ रोज़ रोज़ उनकी मशीनें ख़राब होने लगी। एक दिन उनमें से एक लड़की की मशीन ख़राब हो गई। मशीन में कपड़ा फंस गया। मैंने इस लड़की को मशीन खुद ठीक करने की बहुत कोशिश की, मगर मशीन ठीक ना हुई। मजबूरन मैंने उस लड़की को छुट्टी दे दी और कहा, कल अपनी मशीन ठीक करवा कर ले आना, आज तुम जल्दी घर चली जाओ। वो लड़की भी जाने लगी, मगर उसी वक्त मेरा भांजा फजल खाना खाने के लिए घर आ गया। मैं किचन में आकर इसके लिए खाना गर्म करने लगी। तभी मैंने खिड़की से फजल को देखा। वो इस लड़की के पूछ रहा था, तुम छुट्टी करके क्यों जा रही हो? फजल की बात पर लड़की कहने लगी, मशीन में कपड़ा फंस गया था इसलिए मेरी मशीन ख़राब हो गई है। आपा ने छुट्टी दे दी है, कल किसी से मशीन ठीक करवा कर तब कपड़े सीऊंगी। लड़की की यह बात सुनकर मेरा भांजा कहने लगा, अरे ये क्या बात हुई? बाहर से मशीन ठीक करवाने की क्या ज़रूरत है जब घर में कारीगर मौजूद है? लड़की फजल की बात सुनकर यकदम रुक गई और कहा, अगर तुम मेरी मशीन ठीक कर दोगे तो मैं तुम्हारी मेहरबानी होगी, वरना अब्बा को कहकर मुझे मशीन शहर भिजवाना पड़ेगी और अच्छा खासा खर्चा होगा। लड़की की इस बात पर मेरा भांजा मशीन चेक करने लगा। तुम्हारी मशीन को तो जंग लग चुका है, ये तो बुरी तरह जाम हो चुकी है, रवां करनी पड़ेगी। फजल की बात पर लड़की हैरानी से उसे देखने लगी। मतलब तुम मेरी मशीन ठीक नहीं कर सकते? लड़की के पूछने पर फजल हंस पड़ा और कहने लगा, भाई इस काम का तो मैं माहिर हूँ। लड़की खुश होकर पास बैठ गई। अभी मुझे एक सूट सिलाई करना है, जल्दी कर दो प्लीज़। लड़की की बात पर भांजा कहने लगा, ये मशीन मेरे कमरे में ले आओ, मैं वहीं ठीक करूँगा। लड़की ये सुनकर घबराई तो भांजा बोला, मेरे सारे औजार कमरे में हैं, इसलिए मशीन अंदर ठीक करूँगा। लड़की मशीन लेकर फजल के कमरे में चली गई। मैंने खाना गर्म कर लिया तो बाहर चारपाई पर रख दिया, मगर देवर और वो लड़की कमरे से बाहर ना निकले। काफ़ी वक्त हो चुका था, दोनों जवान थे, इसलिए मैं फ़िक्रमंद होने लगी। कुछ देर तक तो मैंने सब्र किया। ख्वामखा भांजे पर शक नहीं करना चाहती थी, क्योंकि अंदर जाती तो फजल ज़रूर मुझसे उलट पड़ता।
मगर काफ़ी देर गुजर गई। आखिरकार थक कर मैंने बांजे की कमरे की तरफ जाने लगी। तभी वो लड़की मशीन लेकर बाहर निकली और कहा, आपा जी मशीन ठीक हो गई है। ये सुनकर मुझे भी बहुत खुशी हुई और हम अपने काम पर लग गए। थोड़ी देर बाद बांजा कमरे से निकला और चारपाई पर बैठकर खाना खाने लगा। हमारे पड़ोसियों की शादी थी। उन्होंने अपने सारे कपड़े मुझे सिलाई करने के लिए दिए थे। दिन थोड़े रह गए थे, इसीलिए मुझे टेंशन हो रही थी। मगर बांजे ने इस लड़की की मशीन चट में ठीक करके मेरा काम आसान कर दिया था। बांजा खाना के बाद उठा तो कहने लगा, आइंदा किसी भी मशीन में ख़राबी हो तो मैं हाज़िर हूँ। मैं हंसने लगी। इस काम से मुझे बहुत पैसे मिलने लगे थे, इसलिए आजकल मैं बहुत खुश थी। शादी को 3 साल हो चुके थे। घर के हालात अच्छे नहीं थे, इसलिए शौहर शादी के फ़ौरन बाद पैसा कमाना बाहर के मुल्क चला गया था। मेरा शौहर 3 सालों से कतर में था। 2 साल बाद उसे छुट्टी पर घर आना था। घर में सास और ससुर और एक भांजा था। सास ससुर तो बीमार और बूढ़े थे, दिन भर अपने कमरे में पड़े खांसते रहते थे। मगर भांजा बहुत अच्छा था। उसकी उम्र 19 साल थी, मगर उसने कम उम्र के बावजूद अपनी दुकान खोल रखी थी, जहां वो मशीन ठीक करने का काम करता था। मैं उसे कहती कि वो अभी कम उम्र है, दुकान को छोड़कर पढ़ाई कर ले, मगर वो कहता था, खाला घर भी तो चलाना है, आखिर कब तक सारा बोझ अपनी खाला पर डाले रखूं। खालू बेचारा परदेश बैठा हुआ है, घर भी किराए का है, अम्मा अब्बा बीमार रहते हैं, इसलिए मुझे काम करना पड़ेगा। यूँ तो भांजा सारा दिन दुकान पर रहता था, मगर वक्फे वक्फे से घर भी आ जाता। यूँ मैं बेफिक्र थी। भांजा घर आता तो कई काम कर देता। मेरे पास आने वाली लड़कियों की मशीन आए दिन ख़राब ही रहती थी। भांजे को कहती तो वो फ़ौरन से ठीक कर देता था। एक दिन मैं कपड़े सिलाई कर रही थी, फिर से इस लड़की की मशीन ख़राब हो गई। मुझे गुस्सा आ गया। मैंने उसे डांट दिया, इतनी बड़ी हो गई हो, इतने दिनों से मैं तुम्हें सिलाई सिखा रही हूँ, मगर अभी तक तुम्हें सिलाई करना नहीं आया। मेरे गुस्सा करने पर वो रोने लगी। मैंने भी कह दिया, अपनी मशीन उठाओ और घर जाओ, मगर उसी वक्त मेरा भांजा घर आ गया। लड़की को रोते हुए देखा तो कहने लगा, अरे खाला ये महसूस क्यों रो रही है। मेरा भांजा आसपास की सभी लड़कियों को जानता था, इसलिए उन सबसे बेतकल्लिफी से बात कर लेता था। उस लड़की ने मेरा दिमाग बहुत खा लिया है। दिल करता है इसे काम से निकाल दूं। जानबूझ से मशीन ख़राब कर देती है। मेरी बात पर भांजा मुस्कुराने लगा। अरे मैं परेशान हूँ और तुम हंस रहे हो। मैं गुस्से में थी, इसलिए भांजे को भी डांट दिया। वो कहने लगा, खाला इसका कोई कसूर नहीं है, आजकल की मशीनें ही जल्दी ख़राब हो जाती हैं। वो पुराना दौर अब गया जब नानी मशीन ख़रीदती थी तो उसकी नवासी चलाती थी। आज तो हर चीज़ 2 नंबर आ रही है। भांजे की बात पर मैं उसे घूरने लगी। उसने जेब से मोबाइल निकाला और कहने लगा, खाला खालू ने कॉल की थी, आप मेरे खालू से बात कर लें, आपका गुस्सा दूर हो जाएगा। शौहर के जिक्र कर मैं शर्माने लगी। मेरा भांजा भी बड़ा शरारती था, मुझे छेड़ने से बाज नहीं आता था, मगर सच तो ये था कि कई दिनों से मेरे शौहर ने मुझसे बात नहीं की थी, क्योंकि वो मसरूफ़ रहता था। इस रोज़ भांजे से कहती, मुझे कॉल करवा दो ताकि मैं तुम्हारे खालू से बात कर लूँ, मगर भांजा हर बार कहता, खाला आज बैलेंस नहीं है, कल कॉल करवा दूँगा। मगर इस बात की कई दिन हो गए थे। शायद नेट पैकेज के लिए मेरे भांजे के पास पैसे नहीं थे, मगर आज मेरे भांजे ने मुझे मोबाइल पकड़ाया तो मैं सब कुछ भूल गई। भांजे से मोबाइल लिया और कमरे में आ गई। मुझे अपने शौहर से कुछ ज़रूरी बातें करनी थी। कितने दिनों से बात नहीं हो पाई थी, इसलिए मुझे 15 मिनट लग गए। कॉल कटने लगी थी कि शौहर कहने लगा, अम्मा अब्बा से भी बात करवा दो। मैं मोबाइल लेकर उनके कमरे में ले गई और अपने शौहर की बात सास और ससुर से करवा दी। वो भी राज़ी हो गए। मैं बाहर निकली तो भांजा बाहर नहीं था। एक लड़की कहने लगी, वो तो अभी महवश की मशीन ठीक कर रहा है। उसने कमरे की तरफ इशारा किया तो मुझे हैरत हुई, क्योंकि अभी तक वो दोनों अंदर थे, मगर वो मेरे जाने से पहले ही कमरे से बाहर निकल आए। तभी मुझे ख्याल आया कि मैंने अभी तक अपने भांजे के लिए खाना गर्म नहीं किया था। मैंने अपने माथे पर हाथ मारा
शौहर से बात करने के चक्कर में मैं अपने बांचे को अभी तक भूखा रखा हुआ था। बांजा बाहर निकला तो मैंने उससे कहा, देखो तुम बैठो, मैं अभी तुम्हारे लिए खाना गर्म करके लाती हूँ। मगर बांजा कहने लगा, नहीं खाला, मेरा पेट भर चुका है, आज खाना नहीं खाऊंगा। बांजा मुस्कुराते हुए बाहर चला गया, जबकि मैं ना समझी सी मशीन के पास आ बैठी। पता नहीं इसने कहाँ से पेट भर लिया था। मैं दिल में सोचने लगी, तभी मेरी नज़र इन लड़कियों पर पड़ी जो कि महविश के साथ सरगोशी में बात कर रही थी। महविश पर जोश होकर उन्हें कुछ बता रही थी। उसका चेहरा शर्म से लाल था। यह देखकर मुझे गुस्सा आ गया। महविश, तुम्हारी मशीन ठीक हो गई है? मेरे पूछने पर महविश ने जल्दी से अपना सर हिला दिया। चलो तुम लोग जल्दी से अपना काम करो। मेरी बात पर सभी लड़कियां काम करने लगी, जबकि मैं काम करते हुए अपने शौहर के बारे में सोचने लगी। मैं उसे कई महीनों से सोच रही थी कि वो घर आ जाए। मेरा कितना दिल कर रहा था कि मैं उसे घर में देखूं, मगर शौहर कहता, अगर मैं घर आया तो बहुत खर्चा होगा, अभी मुझे पैसे बचाना था। मैं जानती थी कि मेरा शौहर बहुत अच्छा था। वो 1 रुपया बचा रहा था कि हमारे हालात अच्छे हो जाएं, मगर शौहर की दूरी मुझे बेहद उदास और परेशान रखती थी। मैं भी चाहती थी कि मेरा शौहर वापस आ जाए, बस वो मेरे पास रहे, भले कम कमाए मगर रोज़ घर आए, मेरे नाज नखरे भी उठाए और मैं उसकी खिदमत करूं। मगर यह सब इतना आसान नहीं था, इसलिए मैं चुप थी। सिलाई करके अपना दिल बहला लेती थी। सिलाई की वजह से घर का खर्चा भी कम हो गया था। मैं जितने पैसे भी कमाती थी सास ससुर के हाथ पर रख देती थी। वो भी खुश हो जाते थे और मेरा भी अच्छा टाइम पास हो जाता था। मगर मैं देख रही थी कि सिलाई करने वाली लड़कियों की मशीनें कुछ ज़्यादा ही ख़राब होने लगी थी। इन्हें बार बार समझाया था कि वो मशीन को ठीक तरीके से चलाएं, मगर हर दिन किसी न किसी लड़की की मशीन ख़राब हो जाती। मैं सोच रही थी कि मशीन ठीक करना खुद ही सीख लूं। अम्मी भी घर चलाने के लिए यह मशीन चलाती थी, लेकिन वो मेरी शादी के बाद बीमार पड़ गई थी। तब मेरा शौहर भी कतर चला गया, इसलिए मैंने सोचा था कि मैं कपड़े सिलाई कर लेती हूँ, 4 पैसे घर में आ जाएंगे। मगर मुझे नहीं पता था कि पैसों के साथ साथ मुश्किलें भी आ जाएंगी। उस दिन मैं बहुत खुश थी क्योंकि सुबह सवेरे मेरे शौहर ने कॉल की। मगर जब मैंने कपड़े सिलाई करने बैठी तो हमारे मोहल्ले की एक औरत आई और कहने लगी, मेरी बेटी की शादी है और मैं चाहती हूँ कि तुम उसके जहेज के सारे कपड़े सिलाई कर दो। इन दोनों मेरे पास कोई ज़्यादा काम भी नहीं था, इसलिए मैं खुश हो गई और मैंने उससे कहा कि मेरे पास बहुत सारी लड़कियां हैं, मैं तुम्हें वक़्त पर सारे कपड़े मुकम्मल कर दूंगी। मोहल्ले की वो औरत मुझे दुआएं देने लगी और फिर सारे कपड़े मुझे दे दिए। इस औरत के जाने के बाद मैंने सारी लड़कियों से कहा, हमारे पास वक़्त कम है और काम बहुत ज़्यादा है, इसलिए तुम अपनी सब मशीनें ठीक करवा लो। अगर किसी ने काम के दौरान कहा कि उसकी मशीन ख़राब हो गई है तो मैं उसे काम से निकाल दूंगी। मेरी बात के जवाब में एक लड़की कहने लगी, आपा आज आपका भांजा आएगा तो हम सब उससे अपनी मशीनें ठीक करवा लेंगी। इस लड़की के चेहरे पर दबी दबी मुस्कुराहट थी जिसे मैं ना समझ सकी। मैं उस वक़्त कपड़ों को चेक कर रही थी, इसलिए कह दिया, हाँ मेरी तरफ से इजाज़त है, जल्दी अपनी मशीनें ठीक करवा लो। यह सुनकर ना जाने क्यों लड़कियां खुश हो गई। दोपहर के वक़्त भांजा आया तो सब उसके पीछे पड़ गई। वो कहने लगा, मैं सबका टीक नहीं ले रखा, जाओ किसी और से अपनी मशीनें बनवा लो, वैसे भी तुम सब मुझसे मुफ्त में अपना काम करवाती हो। भांजे की बात पर मैं मुस्कुराने लगी, जबकि सारी लड़कियों के मुंह लटक गए। हम सब तुम्हें बदले में क्या दे सकती हैं? लड़कियां ना खुश हुई तो मेरा भांजा कहने लगा, कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। तभी उनमें से एक लड़की कहने लगी, जब तुम्हारी शादी होगी तो हम तुम्हारी दुल्हन का सूट सी देंगे। इस लड़की की बात पर मेरा भांजा हंस पड़ा और कहा, तुम सब बहुत चालाक हो, मैं रोज़ तुम में से किसी न किसी की मशीन ठीक कर देता हूँ, मगर तुम बदले में सिर्फ मेरी बीवी का सूट सिलाई करके दोगी। ये सुनकर मैं भी हंस दी। मेरा भांजा कहने लगा, तुम सबको अभी इतनी अच्छी सिलाई नहीं करने आती, इसलिए मुझे माफ़ करो, मेरी खाला मेरी दुल्हन के लिए कपड़े सिलाई कर देगी। वो ये कहकर मेरी तरफ देखने लगा। मैं हंस दी और लड़कियों से कहा, अभी मेरा भांजा बहुत छोटा है। एक लड़की ने हैरत से मेरी तरफ देखा
اور کہنے لگی آپ کا بانجا اتنا لمبا تو ہو گیا ہے۔ بانجا میری طرف دیکھنے لگا کہ اب میری خالہ کیا جواب دیتی ہے۔ اسے ان سب باتوں میں مزہ آ رہا تھا، مگر میں جانتی تھی کہ ابھی میرا بانجا بہت کم عمر تھا، بیوی بچوں کی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتا تھا، اور ویسے بھی ہمارے گھر کے حالات اچھے نہیں تھے۔ شادی تو میرے شوہر نے بھی کی تھی، مگر حالات خراب کی وجہ سے اسے مجھ سے دور جانا پڑا تھا۔ اس لیے میں نہیں چاہتی تھی کہ بانجے کی بیوی بھی میری طرح تڑپتی رہے اور یوں مر مر کے گزارا کرے۔ اسی لیے میں ان لڑکیوں سے مخاطب ہو کر کہا، یہ لمبا ہو گیا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کی شادی کر دیں۔ شادی کے لیے اور بھی بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے ہم اس کی 5-6 سال بعد شادی کریں گے۔ یہ سن کر میرا بھانجا ہنسنے لگا۔ پھر اس نے ساری لڑکیوں سے کہا، جلدی سے اپنا کام کرو، تب تک میں اپنے بانجے کو کھانا گرم کر کے دے دوں۔ یہ کہہ کر میں کچن میں آ کر اس کا کھانا گرم کرنے لگی، جبکہ وہ ساری لڑکیاں باری باری میرے بانجے کے کمرے میں جانے لگی۔ پتہ نہیں بانجا اندر جا کر کیا جادو کرتا تھا، مشین تو منٹوں سے ٹھیک کر لیتا تھا۔ اس دن بھی میرے بانجے نے ساری لڑکیوں کی مشینیں سیٹ کی تھی اور پھر اپنی دکان پر چلا گیا تھا۔ اگلے دن میں نے بہت سارا کام کرنا تھا، اس لیے کسی لڑکی کو سر اٹھانے نہیں دیا۔ اس دن میرا بانجا بھی گھر نہیں آیا تھا، کپڑے بہت سارے تھے، اس لیے میں خود بھی مصروف تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ جلد کام ختم ہوتے ہی میں اپنے مائکے چلی جاؤں گی۔ کتنے دنوں سے میں نے اپنے مائکے کا چکر نہیں لگایا تھا، لیکن میں اس وقت پریشان ہو گئی جب ایک دن میری مشین خراب ہو گئی۔ کپڑوں کا ایک ڈیڑھ پڑا ہوا تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ اتنے قیمتی سوٹ یہ لڑکیاں سلائی کریں، کیونکہ ان کے ہاتھ میں اتنی صفائی نہیں تھی، مگر میری مشین صبح سویرے ہی خراب ہو گئی تھی۔ لڑکیوں نے مجھے پریشان دیکھا تو کہنے لگی، آپا جی آپ کیوں فکر مند ہو رہی ہو؟ آپ کا بانجا موجود ہے نا، وہ آپ کی مشین ٹھیک کر دے گا۔ یہ کہہ کر وہ لڑکیاں آپس میں سرگوشی کرنے لگی۔ میں سمجھ نہیں پائی، مگر کئی دنوں سے دیکھ رہی تھی یہ ساری لڑکیاں بہانے سے بانجے کے آگے پیچھے پھرتی تھی۔ سارا دن میرا بانجا گھر پر نہیں ہوتا، مگر جیسے ہی میرا بانجا دوپہر کو کھانا کھانے گھر آتا تو ان لڑکیوں کو جیسے پر لگ جاتے تھے۔ ساری کی ساری کام چھوڑ کر بہانے سے اس کو دیکھنے لگتی تھی۔ اس سے پہلے میرا کام بہت زیادہ تھا، اس لیے میں نے اس بات پر زیادہ توجہ نہیں دی تھی، مگر جب سے میرا بانجا ان لڑکیوں کی مشین ٹھیک کر دینے لگا تھا، یہ لڑکیاں کام کے بعد میرے گھر آتی اور کوئی نہ کوئی کھانے کی چیز دے جاتی تھی۔ پہلے مجھے لگا تھا کہ سب چیزیں وہ میرے لیے لاتی تھی، مگر مجھے احساس ہوا کہ وہ ساری چیزیں میرے بانجے کے لیے لاتی تھی۔ اس لیے میں نے ان لڑکیوں کو ڈانٹ دیا اور کہا، اگر میری مشین خراب ہے تو تم لوگوں نے کام کیوں بند کر دیا ہے؟ میری بات سن کر ساری لڑکیاں اپنے کام پر لگ گئیں، جبکہ میں اپنے بانجے کے گھر آنے کا انتظار کرنے لگی، مگر اس نے دوپہر کو ہی گھر آنا تھا۔ تب تک مجھے صبر کر کے اس کا انتظار کرنا پڑا۔ نہ تو میرے پاس موبائل تھا اور نہ ہی میں موبائل چلانا جانتی تھی۔ میں اس وقت تک فارغ بیٹھی تھی۔ کچن میں جا کر سبزی اٹھائی اور ان لڑکیوں کے پاس بیٹھ کر کاٹنے لگی، جب میں نے مہوش کو ایک لڑکی میں یہ کہتے ہوئے سنا، کاش آپا کی بجائے آج میری مشین خراب ہو جاتی۔ اس کی یہ بات سن کر دوسری لڑکی منہ چھپا کر ہنسنے لگی، جبکہ میں ناسمجھی سے مہوش کا چہرہ دیکھنے لگی جہاں ایک عجیب سی حسرت تھی۔ تبھی مجھے یاد آیا کہ سب سے پہلے مہوش کی مشین ہی خراب ہوئی اور میرے بانجے نے اس مشین کو اپنے کمرے میں ہی ٹھیک کیا تھا۔ اس بات نے مجھے اب حیران اور پریشان کر دیا تھا۔ شاید اس وقت میں فارغ بیٹھی تھی۔ دوپہر ہوئی تو میرا بانجا گھر آ گیا۔ میں اس کا بے صبری سے انتظار کر رہی تھی، اس لیے بانجے نے جو ہی گھر میں قدم رکھا، میں نے اس سے کہا، آج تمہاری خالہ کی مشین خراب ہو گئی ہے، جلدی سے اسے چیک کرو، اس طرف کرو۔ میں نے اسے اشارہ کیا جہاں میری مشین رکھی ہوئی تھی۔ بانجے نے ایک نظر مجھے دیکھا اور پھر میری مشین کی طرف بڑھ گیا۔ میں نے اس سے کہا، پہلے تو میری مشین اچھی بلی چلتی تھی، مگر آج صبح چلتی چلتی خراب ہو گئی۔ مشین میں کپڑا پھنس جاتا ہے۔ میرا بانجا مشینیں ٹھیک کرتا تھا، اس نے میری مشین چلا کر دیکھی۔ بانجا بھی کہنے لگا، خالہ
आपकी मशीन को जंग लग चुका है, रवां करनी पड़ेगी। मैं तो चिट्ठी पे पड़ गई, भला खाक समझती थी मशीन रवां कैसे होती है। इसलिए बांझे से कहा कि मुझे अब इन बातों की ज़्यादा समझ नहीं है, इसलिए जो भी करना है जल्दी करो, क्योंकि मुझे बहुत सारे कपड़े सिलाई करने थे। देर हो गई तो मोहल्ले की वो औरत दोबारा मेरे पास कपड़े नहीं लाएगी। मेरी बात के जवाब में बांझा कहने लगा, खाला अब बांझे के होते हुए टेंशन क्यों ले रही हैं, मैं अभी इसे ठीक कर देता हूँ। यह कहकर बांझा मेरी मशीन के पुर्जे ठीक करने लगा। थोड़ी देर बाद बांझा कहने लगा, खाला ये यहाँ ठीक नहीं होगी, इसे मेरे कमरे में ले चलें। बांझा की बात पर मैंने उसे चूम कर देखा, अंदर ऐसा क्या है जो बाहर नहीं है। मेरे पूछने पर बांझा घबरा गया और कहने लगा, खाला मैंने पहले भी बताया था कि अंदर कमरे में मेरे सारे औजार रखे हुए हैं। बांझे की बात पर मैंने उससे कहा, मैं तुम्हारे सारे औजार बाहर ले आती हूँ। मेरी बात पर बांझा कहने लगा, खाला वो सारे औजार बहुत भारी हैं, आप उनको अकेले नहीं उठा सकती। अगर मशीन ठीक करवाना है तो मेरे कमरे में ले जाएं, वरना मैं ठीक करके नहीं दूंगा। ये सुनकर मैं घबरा गई, क्योंकि मुझे आज हर हाल में अपनी मशीन ठीक करवानी थी। इसलिए मैंने मजबूरन बांझे की बात मान ली और अपनी मशीन लेकर बांझे के कमरे में आ गई। मगर वहाँ जाकर उसने ऐसी बात कह दी जिससे सुनकर मेरे होश उड़ गए। मैं फ़ौरन उस कमरे से बाहर आ गई। मैं उसकी खाला थी, वो इस तरह की बात कैसे कर देता था। बांझा तो दुकान पर चला गया, जबकि मैं अपनी सास ससुर के कमरे में आ गई और उन्हें यह बात बता दी, जिसे सुनने के बाद वो कहने लगी, बच्चा है इसलिए ऐसी बात कह दी, हम उसे समझाएंगे। मगर मैंने अपनी सास ससुर से कहा कि अब बड़ा हो चुका है, उससे पहले कि वो कोई बुरा कदम उठाए हमें उसकी शादी कर देनी चाहिए। मगर सास कहने लगी, इसके लिए लड़की कहाँ से लाएंगे। मैंने उसे कहा कि आप फिक्र छोड़ दें, आप जिसको बच्चा कह रही हैं वो पहले ही अपने लिए लड़की पसंद कर चुका है। मैंने महविश के बारे में सास ससुर को बताया तो सास ने मुंह में उंगली लेकर हैरान और परेशानी की आलम में मुझे देखने लगी। और अगले दिन मेरे सास ससुर ने बांझे की महविश से शादी के बारे में पूछा तो वो जिसे इस लम्हे का मुंतज़िर बैठा था, उसने शुक्राना नज़रों से मेरी तरफ देखा और फ़ौरन शादी के लिए हाँ कह दी। मैं कुछ दिन बाद महविश के घर अपने बांझे का रिश्ता लेकर गई। उसके घर वालों ने भी इनकार ना किया और 6 माह के अंदर मेरे बांझे की शादी हो गई। इस वाक़े ने मुझे यही सबक सिखाया था कि लड़का हो या लड़की जवान हो जाएं तो उनकी शादी में देर नहीं करना चाहिए, वरना बहुत से मसाइल जन्म ले लेते हैं। और इस्लाम में भी इस बात का हुक्म दिया गया है कि जब औलाद बालग हो जाए तो लाजमी तौर पर शादी कर देनी चाहिए, ताकि औलाद किसी गलत काम में ना पड़े।